पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा जो है वो जनाब उन्होंने बोर्ड लगा दिया है, 50-50 60-60 लाख रुपया ले रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा, फिर वहाँ से ऑफिस भी चेंज हो जाते हैं। क्या प्रोसीजर होता है कि हम यूएसए में अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कितना खर्चा आ सकता है? इससे पहले भी किसी कंट्री में आपने टूर किया है तो आपने वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं की है? कितना टाइम ड्यूरेशन है वीजा लगने का? अपॉइंटमेंट पे आके थोड़ा सा डिले हो जाता है। कितना चार्ज करते हैं जनरल? जी 50-60 हजार। सिर्फ 50-60 हजार। यूएसए जाना है, घूमना है, फिरना है, मैंने सारा कुछ ठीक होता है, कहीं ना कहीं आके रिजेक्शन हो जाता है। वहाँ पे जो गोरा खड़ा था उससे इंग्लिश में बात कर रहा था और वो मेरे से पंजाबी में इंटरव्यू ले रहा था। कंसल्टेंट की जो फीस होती है वो मिला के, वीजा फीस मिला के टोटल कितना खर्चा है इसने यूएसए जाना? आप कुछ कहना चाहिए डंकी के हवाले से कि जो इतने पैसे उधर लगाते हैं अगर वो सीधा रास्ते में आ जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है? आपको नहीं बताई मैं 35-40 लाख पे करके भी वहाँ तक पहुँच पाऊंगा या नहीं? ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बताएं कि ये भी विजिट वीजा ही है आपका या इसमें स्टडी वीजा भी आ जाता है, वर्क वीजा भी आ जाता है? जो ऑस्ट्रेलिया चला जब वो वहाँ से भाग गया, फिर ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप एम्बेसी को अपनी इन्फॉर्मेशन कितनी परफेक्ट पुट करके दे रहे हैं। आप खुद अप्लाई कर रहे हैं और आप मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स किए जाते हैं, इससे अच्छा कि कोई उस्ताद ढूंढ लें। 100% मैंने वीजा देना ही देना है, आपको 100% वीजा लग जाना है। कौन सा ऐसा यूरोप का कंट्री है जहाँ वो खर्चा भी कम हो, बीवी भी खुश हो जाए? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं 365 पॉडकास्ट। और आज का ये जो पॉडकास्ट है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। हर नौजवान पाकिस्तान का चाहता है कि वो रोज़गार के लिए पाकिस्तान के बाहर किसी भी मुल्क में जाए और किसी भी दूसरे मुल्क में घूमना भी चाहता है उससे। और जहाँ पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा फ्रॉड हो चुका है कि लोगों की जमा पूंजी जो है वो उनके पास नहीं रहती, वो बेचारे रोते रहते हैं, बिलकते रहते हैं, लेकिन उनका कोई जो है वो पुरसाने हाल नहीं होता। इस हवाले से ये आज का पॉडकास्ट मैंने रखा। मैंने कहा आप तक वो तमाम जो लोग डंकी लगाकर जाते हैं वो अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं, लेकिन वो जो कर्जा उन्होंने उठाया होता है लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और आजकल तो वैसे भी ट्रंप की हुकूमत है और उन्होंने गैर कानूनी जितने भी वहाँ रह रहे थे लोग जो अमेरिकन नेशनल नहीं थे उनको निकाल दिया। तो इस हवाले से हमारे साथ बड़ी, इससे पहले भी मैंने उनके साथ नशिस्त की थी और आज फिर मैं उनको लेकर आया हूँ। बड़ी क्रेडिबल खातून हैं और वो इस पे काम कर रही हैं और उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे नहीं अभी तक लगा कि उन्होंने जो बात की हो वो कोई बिलो द बेल्ट थी या कोई पैसा कमाने को लालच की बात की हो, जहाँ लोग 50-50 60-60 लाख रुपया हाथ में लिए फिरते हैं कि हमारा काम हो जाए। वो कहती है कि काम होना ही सिर्फ 1 लाख रुपए में है तो 50 लाख रुपए कैसे दें? तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ायज़ा। बहुत शुक्रिया आपका फ़ायज़ा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आज फिर आप हमारे रूबरू बैठी हैं। कैसा लगा? आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया आपका दोबारा बुलाने पे। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। हर दूसरा बंदा जो है वो जनाब उन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि हमारे पास आए, हम आपको वीज़ा देते हैं, अमेरिका का वीज़ा देते हैं, हम आपको यूके का वीज़ा देते हैं, हम आपको कनाडा का वीज़ा देते हैं, ठीक है, और 50-50 60-60 लाख रुपया ले रहे हैं और काम कोई नहीं हो रहा, फिर वहाँ से ऑफिस भी चेंज हो जाते हैं। कैसे लोगों को पता चले कि ये एजेंट है, ये बंदा, और किस तरह ये आसान काम है और किस किस मुल्क का आप काम कर रही हैं? सबसे पहली बात तो हम ओवरऑल कंट्रीज़ को ही डील करते हैं, सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी सभी कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं। और ये जो आपने बात की है कि कैसे पता चले कि ये एजेंट है, कंसल्टेंट है, किस बंदे से हमें एप्लीकेशन करवानी चाहिए या नहीं, ये सारा कुछ तो डिपेंड करता है उस पर्सन पे जिसने अप्लाई करना होता है। क्योंकि मोस्टली जो एजेंट्स हैं वो तो बगैर ऑफिस के ही लोगों को डील कर रहे होते हैं कि हम आपको 100% वीज़ा दिलवा देंगे, हमें 20 लाख दे दें, 25 दे दें, 50 दे दें, 60 दे दें। मार्केट में काफ़ी हाई रेट भी चल रहा है इसका। तो बजाय इनके कि आप इस तरह एजेंट्स के हाथों में जाके एक तो अपना टाइम वेस्ट करें, अपना पैसा ज़ाया करें, बेहतर यही है कि आप किसी कंसल्टेंट से पहले कंसल्टेशन ले लें कि मुझे किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरे पास इतनी बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास ये चीज़ें हैं प्रॉपर्टी में, तो मेरे लिए कौन सा कंट्री सूटेबल रहेगा। कुछ जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की बेस पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके बाद ही अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके आप एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करवा सकते हैं। अच्छा फ़ायज़ा, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो पहली दफ़ा जाना चाहते हैं, अगर हम यूएसए की बात करें स्पेशली, ठीक है, अभी यूएसए की बात करते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है कि हम यूएसए में अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कितना खर्चा आ सकता है ओवरऑल आपने बताना है?
जहाँ तक फ्रेश पासपोर्ट की बात है तो वो यूएसए क्या कोई भी कंट्री हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती है। ट्रैवल हिस्ट्री एक प्लस पॉइंट होता है कि आपका एक बैकएंड क्लियर करता है कि अगर आप पहले भी, इससे पहले भी किसी कंट्री में आपने टूर किया है तो आपने वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं की है, आपने ओवर स्टे तो नहीं किया हुआ है। जबकि फ्रेश पासपोर्ट का आपका वीज़ा लगने से कोई लिंक नहीं होता है और इसका प्रोसेस बहुत सिंपल सा होता है कि आपने जो है इसका फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, एम्बेसी फ़ी पे करनी होती है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत लिमिटेड से रिक्वायर्ड होते हैं जो बाकी सभी कंट्रीज़ के लिए भी चाहिए होते हैं। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, एमआरसी पिक्चर्स, बैंक स्टेटमेंट वगैरह बहुत मिनिमम सी हो, उस पर भी आप यूएस से अप्लाई कर सकते हैं। कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए यूएसए के लिए? 5 से लेके 10 लाख तक आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, जो भी सिर्फ आपने अपने बैलेंस अकाउंट में ही होल्ड करना है। किसी कंसल्टेंट या एजेंट को आपने पे नहीं करना है, सिर्फ अपने पास होल्ड करना है कि हम अगर एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो मेरे पास इतना बैलेंस है कि मैं वहाँ जाके सर्वाइव कर सकता हूँ, जाते ही आपके कंट्री पे बर्डन नहीं बनूंगा। और उसके अलावा इसकी अपॉइंटमेंट लेंगे, छोटा सा एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पे आके लोग यूएसए में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इंटरव्यू किस लैंग्वेज में करना चाहिए है, इंग्लिश है हो तो ही हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, उसमें आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पंजाबी, ये हमारी कौमी ज़ुबान है, आप उसको भी बीच में लिख सकते हैं। ठीक तो है, उस पर भी इंटरव्यू हो सकता है। ये बिल्कुल बड़ी हो आम सकता बात की है, ये अभी तक समझ नहीं आया लोगों को। बेचारे जो हैं वो इंटरव्यू में बेचारे वहीं ख़त्म हो जाती है उनकी इंग्लिश। अच्छा, तो ये अभी यूएसए की अगर आप बात करें, अभी हम यूएसए पे ही रहते हैं, तो कितना टाइम ड्यूरेशन है वीज़ा लगने का? यूएसए का जो वीज़ा का प्रोसेस होता है ना वो तो कंप्लीट हो जाता है, अपना फॉर्म वगैरह आपने फिल कर लिया, फ़ीस पे कर ली। इसका जो टाइम है वो सिर्फ अपॉइंटमेंट पे आके थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि यूएसए की एम्बेसी की तरफ से जो अपॉइंटमेंट है ना वो 1-1.5 साल के बाद की ही मिलती है। लेकिन कुछ लोग हैं वो अर्जेंट अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो थर्ड पार्टीज़ आगे हैं जो आजकल अपॉइंटमेंट्स का काम करती हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके आप अपनी अपॉइंटमेंट अर्जेंट बेसिस पे ले सकते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास बिल्कुल होल्ड पड़ी होती है, उन्होंने भी मेहनत करनी होती है कि एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट्स आपकी ओपन होती हैं कोई 1 वीक के बाद या 10 डेज़ के बाद, वो मिडनाइट में कभी भी ओपन हो जाती हैं, 3 बजे 4 बजे करीब। तो जो बंदा मेहनत कर रहा है, आपके लिए जाग रहा है, वो सिर्फ उस मेहनत का आपसे चार्ज कर रहा होता है। तो लेकिन आप खुद भी, जो भी एप्लीकेंट है वो खुद भी अपनी अपॉइंटमेंट बार बार रीस्केड्यूल कर सकता है, 3 टाइम तक अपनी अपॉइंटमेंट आप दोबारा से ले सकते हैं। तो इसकी अपॉइंटमेंट अगर आपने अर्जेंट लेनी है तो वो 2-3 महीने बाद की मिल जाएगी, खुद भी मेहनत कर सकते हैं, वरना किसी के जो आपके बिहाफ पे मेहनत कर रहा है उसको पे करके उससे भी अर्जेंट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो इसका वीज़ा स्टैम्प होता है वो लॉन्ग टर्म का चला जाता है। अच्छा, ये जो थर्ड पार्टी की आपने बात की है, तो वो कितना चार्ज करते हैं जनरल, अगर रकम बात करें तो, ताकि लोगों को पता तो हो ना? डिफरेंट कंसल्टेंट डिफरेंट चार्ज कर रहे होते हैं, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट चार्जेस ले रहे होते हैं। कुछ जो है वो 1-2 लाख भी लेते हैं, कुछ 50, 60, 70 हज़ार भी लेते हैं, कुछ 30, 40 भी लेते हैं। लेकिन वो डिपेंड कर रहा है आप कहाँ से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने अपने पूरे सेटअप से इसके लिए बनाए होते हैं, तो फिर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का एक्सपेंस निकालना है, बाकी चार्जेस का एक्सपेंस निकाल के वो थोड़ा कॉस्टली, मैक्सिमम जो आपको एक्सपेंस आता है वो 50-60 के करीब का आता है। 50-60 लाख? 1000 जी। अच्छा, फिर ठीक है, जी, 50-60 हज़ार, सिर्फ 50-60 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं जी। ये बड़ी वैसे बात की है। अच्छा, गलती कहाँ होती है जब आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, आप किसी कंसल्टेंट के पास गए, उससे कहीं मैंने जाना है, यूएसए जाना है, घूमना है, फिरना है मैंने, ठीक है, अब गलती कहाँ होती है? उनका सारा कुछ ठीक होता है, कहीं ना कहीं आके रिजेक्शन हो जाती है। देखिए, समटाइम ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदा है उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है, तो लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ एम्बेसडर को एक सेट अपने तौर पे वो चाह रहा होता है कि मैं एम्बेसडर को सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ। मोस्टली लोग जो रह जाते हैं वो इंटरव्यू में आके रह जाते हैं। तो मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि आप इंटरव्यू दें, जिस ज़ुबान में अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट है उसमें अपना इंटरव्यू कंडक्ट करें। क्योंकि अभी लास्ट टाइम मेरे पास एक क्लाइंट आए हुए थे, वो कह रहे थे कि मैं वहाँ पे जो गोरा खड़ा था उससे इंग्लिश में बात कर रहा था और वो मेरे से पंजाबी में इंटरव्यू ले रहा था।
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जहाँ पर रह रहे हैं उनको भी पता है कि हमारी कहाँ पे कौन कौन सी ज़ुबानें चल रही हैं, तो आप उसके मुताबिक इंटरव्यू दे सकते हैं। बाकी जहाँ तक एप्लीकेशन में मिस्टेक की बात होती है, वो हम फॉर्म फिलिंग में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ इस तरीके से करते हैं कि हम एम्बेसडर से इंटेंशनली चीज़ों को हाइड करते हैं। अब वहाँ पे जैसे कि वो कह रहा है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री कितनी पुरानी है, 5 साल की वो ट्रैवल हिस्ट्री मांगना चाह रहा है। लोग जिन्होंने 10-20 साल पहले कंट्रीज़ का टूर किया होता है वो कह रहे हैं कि हम वो भी बीच में ऐड ऑन कर देंगे, तो इससे जो है एक अच्छा इम्पैक्ट चला जाएगा कि हमारे पास तो ट्रैवल हिस्ट्री है। जब हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको आंसर ही नहीं कर रहे हैं, तो वो आपने एक उनको इररेलेवेंट और फाल्स इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है, तो ये आपके रिजेक्शन की तरफ चला जाएगा। और क्या होता है, समटाइम हमारा पुराने कंट्रीज़ का रिफ्यूज़ल होता है, या हम बैन होते हैं, या हमने अप्लाई किया होता है, हमें रिस्पांस नहीं आया होता है। हम वहाँ पे क्या लिख देते हैं कि मेरा कोई रिफ्यूज़ल नहीं है, कोई मैं कहीं से बैन नहीं हुआ, मैंने कहीं ओवरस्टे नहीं किया। ये सारी चीज़ें जब आप गलत पुट करते हैं तो ये चीज़ें आपको रिफ्यूज़ल की तरफ लेके चलती हैं। सिर्फ रिफ्यूज़ल नहीं आता, समटाइम इन पर बैन भी आ जाता है, तो हमें इन चीज़ों से बचना होता है। ये तो है, लेकिन कई दफ़ा होता है कि अगर एक कंसल्टेंट के पास गए हैं, उसके पास काम नहीं हुआ, तो वही छोड़ के फिर दूसरे के पास चल, इस तरह बदलते रहते हैं लोग, उससे कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपने एक कंसल्टेंट से एप्लीकेशन करवाई है, उसको आपकी पूरी प्रोफाइल पता है, आपका रिफ्यूज़ल आ गया है, उसको पता है अब एलिगेशंस जो लग के आए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कमियां थी कि आपके अभी ये एलिगेशंस लगे हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी अगर आपने रीसबमिशन करवानी है, दोबारा से केस पुट ऑन करना है, तो उसी कंसल्टेंट को ही अपना पूरा जो चीज़ें मिस हैं वो आपको गाइड करेगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ऑलरेडी थे, ये एलिगेशन लगा है, तो हम इसको इतने टाइम में ये चीज़ें मज़ीद कंप्लीट करके अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने एप्लीकेशन करवाई, अगर सपोज का रिफ्यूज़ल आ गया है तो मैं इसको दोनों चीज़ें सामने रखते हुए ही गाइड करूँगी। अगर वही बंदा मुझे छोड़ के किसी दूसरे बंदे के पास जाएगा, वो फिर से अपनी वही प्रोफाइल उसको देगा जो उसने मुझे स्टार्ट में दी हुई थी। अब उसको नहीं पता कि मैंने इसमें मज़ीद चीज़ें कहाँ कहाँ पे क्लियर करवानी है, कमियाँ कहाँ पे हैं। तो बजाय इसके कि आप हर दूसरे दिन अपना कंसल्टेंट चेंज करें, नई नई बातें सुने। अब एक बंदे से अगर रिफ्यूज़ल आ गया, दूसरे कंसल्टेंट ने कहना ही कहना है उसने ये गलती कर दी है, मेरे पास ले हैं, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, रिफ्यूज़ल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। रिफ्यूज़ल आ गया, उसको क्लियर करके फिर पहले कंसल्टेंट से ही कंसल्टेशन दोबारा लें। यानी कि ये मतलब आपने एक ही कश्ती पे पाँव रखना है। अच्छा, यहाँ एक और बात भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यूएसए का ओवरऑल जो एक कंसल्टेंट की जो फ़ीस होती है वो मिला के, वीज़ा फ़ीस मिला के टोटल कितना खर्चा है जिसने यूएसए जाना है? यूएसए जाने के लिए एक बंदा एम्बेसी फ़ी पे करेगा, वो है 185 यूएस डॉलर्स है, वो पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली 55,500 बनते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट है वही एज इट इज़ आपने अलाइड बैंक में जमा करवानी है। बाकी मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम अपनी कंसल्टेशन चार्ज कर रहे हैं, सिंगल पर्सन से सिर्फ 1 लाख चार्ज करते हैं। उसमें उसको ओवरऑल सारी सर्विसेज देते हैं, सारी बुकिंग्स, कवर लेटर, फॉर्म फिलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, प्लस उसके अपॉइंटमेंट की कॉस्ट आ जाती है। तकरीबन 2.5 लाख में आप वीज़ा ले सकते हैं। इससे भी कम कॉस्ट पड़ जाएगी तकरीबन जी, ये बहुत ज़्यादा ही आपने बता दिया। तकरीबन हम कह सकते हैं 180 के करीब टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। 180 के करीब, यानी कि 2 लाख के अंदर अंदर। लोग तो 35, 40 डंकी के लिए 35 लाख रुपए खर्चा आता है मैडम, और यहाँ सिर्फ आप कह रही हैं कि 180 में 180K में आप यूएसए जा सकते हैं, और डंकी में 25, 30 लाख, ऊपर से आपकी जान की हिफाजत भी नहीं है। उसमें भी तो आप कुछ कहना चाहिए डंकी के हवाले से कि जो इतने पैसे उधर लगाते हैं, अगर वो सीधा रास्ते में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखिए, डंके लगाने वालों से यही कह सकती हूँ मैं कि आपने वहाँ में अपनी जान का रिस्क भी लेना है, पैसे का रिस्क भी लेना है। आपको नहीं पता ही मैं 35-40 लाख पे करके भी वहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि या नहीं। और बजाय इसके कि आप इस रिस्क की तरफ आएँ, ये थोड़े से पैसे 1.5 लाख 2 लाख कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है जिसमें आपकी जान को कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप एक लीगल वे में लीगल प्रोसेस सारा लेके उसको चल रहे हैं। तो 2 लाख का रिस्क लेना मेरे ख्याल से जान के और पैसे के रिस्क से बहुत बेहतर है। बिल्कुल कि जिसमें 35 लाख लिया एक बंदे ने लिया है, वो इनिशियल आपका प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए भी कम से कम आपसे 10-15 लाख लेगा। बाकी उसने तो अमाउंट अपनी ले ही लेनी है, आप वहाँ अपनी मंजिल तक पहुँचे या ना पहुँचे। अच्छा, वर्क वीज़े के हवाले से यूएसए में क्या सख्तियाँ हैं, ओवरऑल क्या आपकी नज़र कहती है?
देखिए, अगर हम डायरेक्ट यूएसए के वर्क की बात करेंगे, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, कोई हमारे पास अच्छा जो है वो मतलब कि बैकग्राउंड नहीं है अपनी स्टडीज़ के हवाले से, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से हम बैठे हों यहाँ पे और हम चाहें कि हमें यूएसए वर्क के लिए ऑफर देता रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जगह जगह पे लोग बैठे हुए हैं वर्क परमिट लेके 5 साल का, 10 साल का, 2.5 साल का, 25 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 50 लाख वर्क परमिट का मार्केट रेट जो यूएसए का चल रहा है मेरे ख्याल से 75 लाख टू 95 लाख तक चल रहा है। तो एक बंदा इसके पास अगर 75 लाख या 95 लाख 1 करोड़ तक की अमाउंट हो तो वो पाकिस्तान में अपना अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकता है जितना उसने वहाँ पे जाके अर्न करना है। तो बेहतर यही होता है। खूबसूरत बात की, बड़ी खूबसूरत बात की। तो बेहतर मुझे ये लगता है कि ये वाकई जो लगा रहा होता है वो सोच नहीं रहा होता, वो सोचता है कि मैं 1 करोड़ रुपया लगा के जाऊंगा वहाँ मैंने बड़े कमाने हैं, वही 1 करोड़ में आप पाकिस्तान में अपना अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बजाय इसके कि आप इतना एक्सपेंस बेयर करें, क्योंकि वर्क परमिट वाले भी जो हैं वो आपको अगर वर्क परमिट इशू करके देते भी हैं तो आप मुझे एक थोड़ा सा खुद इस चीज़ को सोचें, हर क्लाइंट को खुद सोचना चाहिए कि क्या पूरा साल ही उनको इतने वर्कर चाहिए और सिर्फ पाकिस्तान से क्यों चाहिए। बाकी दूसरे मुल्क भी हैं, इंडिया है, बाकी दूसरे मुल्कों से भी इंडियन जो है हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं और उनको मौका भी दिया जाता है। तो सिर्फ इसलिए कि देखिए वहाँ पे ना जो कनाडा है, अमेरिका है, यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की बड़ी ज़्यादा डिमांड होती है और ट्रक ड्राइवर्स की जो ड्यूटी होती है वो बहुत सख्त है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पूरे 48 घंटे भी काम करना पड़ता है। और पाकिस्तानी कभी भी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। इतनी मेहनत कर सकते हो तो यहाँ पे कुछ कर लें बैठ के। लेकिन हमें ये होता है कि हम आराम परस्त भी और हम सोचें कि हमें अर्निंग भी आती रहे और हम आराम भी पूरा करें, तो इस तरीके से नहीं होता है। तो हमें ये होता है कि जी पूरा साल आ रहे हैं, वर्कर आ रहे हैं, लाखों की तादाद में पाकिस्तान से वहाँ पे चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट में फेक वर्क परमिट चल रहे हैं, फेक कॉपीज, 1 से 2 ओरिजिनल होंगे, बाकी पूरा साल जो कंसल्टेंट एजेंट्स ला रहे होते हैं वो उनकी कॉपीज ही चल रही होती हैं। समटाइम फिर कहा जा रहा होता है कि वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, अपॉइंटमेंट के लिए बैठे रहें, एक पूरा साल बैठे रहें। जब आपका वर्क परमिट ही फेक है, आपने आगे एम्बेसी को रिप्रेजेंट कर दिया, अपने डॉक्यूमेंटेशन में अपनी फाइल में उनको सबमिट कर दिया है, ऑथेंटिक होगा तो आपको ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट भी मिलेगी, आपको चांस भी मिलेगा। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। और फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ये तो लाजमी हो चुका है यूएसए के हवाले से, और उन्होंने बता भी दिया कि लेकिन कई लोग होते हैं जिन्होंने अमेज़ोन का काम किया होता है, अब उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर अमेरिका से करवाई होती है, उनके लिए आसानी होती है कहीं वीज़े की? देखिए, अगर आपने तो बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, अब देखिए कोई बंदा उसने पाकिस्तान में बैठ के रजिस्टर्ड करवाया हुआ, तो डायरेक्ट जो कंपनी वहाँ पे बैठी डील कर रही है ना, जिसमें आपने खुद की रजिस्ट्रेशन दी है, वहाँ से आपकी डॉक्यूमेंटेशन आनी चाहिए कि आपको वहाँ से एक ऑफ़र लेटर आना चाहिए कि इस बंदे की यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है, ये इसकी बिहाफ पे ही वहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहा है। वो एक स्पॉन्सर टाइप हो जाता है। फिर स्पॉन्सर में वहाँ पे नोटराइज स्टैम्प्स होती हैं। जब आपका एक ऑथेंटिक लेटर आ गया ना, उसकी बेस पे हम अप्लाई करते हैं, लेकिन वो भी एक प्रोसेस है कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंट कुछ भी आ जाए, आपको एक प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है कि आपने वो पेपर अपना एम्बेसी को देना है, एम्बेसी की समझ में आएगा तो आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे, वरना उसमें भी रिफ्यूज़ल आ सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, बस ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी आप कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बताएं कि ये भी विजिट वीज़ा ही है आपका, या इसमें स्टडी वीज़ा भी आ जाता है, वर्क वीज़ा भी आ जाता है? हम सिर्फ विज़िट वीज़ाज़ को डील करें कि हमारी स्पेशलिटी जो है वो एक ही काम को अभी लेके चल रहे हैं हम। फिर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं तो डिफरेंट क्लाइंट आ जाते हैं, वो चीज़ें बड़ी ज़्यादा समझ लें कि ख़राब हो जाती हैं, हम प्रॉपर एक भी सर्विस उनको नहीं दे पा रहे होते। जो ऑस्ट्रेलिया चला गया वो वहाँ से भाग गया, फिर ऑस्ट्रेलिया की अभी वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत अच्छी जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी उनकी तरफ से है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया का पहले 3 मंथ का विजिट वीज़ा लगता था। अच्छा। अभी विजिट वीज़ा उन्होंने एक्सटेंड कर दिया हुआ, अभी ये 6 मंथ पे और 1 ईयर पे चला गया। बड़ी बात है कि अभी जैसे कि पहले सिर्फ 3 मंथ का था, अभी 1 ईयर का वीज़ा मिल रहा है और वो 3 मंथ की मल्टीपल एंटीज के साथ मिल रहा है। बड़ी बात है। क्या क्या उसका क्या प्रोसीजर है? ऑस्ट्रेलिया अगर कोई वीज़ा लेना चाहता है तो किस किस शहर के अंदर वो जा सकता है? ऑस्ट्रेलिया में बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बिजनेसमैन, अब जैसे कि बिजनेसमैन क्या चाह रहे होते हैं, हम कनाडा में इन्वेस्टमेंट कर लें, यूएसए में इन्वेस्टमेंट कर लें, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा इस टाइम पे ऑप्शन चल रहा है कि वो वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके वहाँ पे डिफरेंट तरीक़ों से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अपना छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, खुद को वहाँ पे के पैनल पे रजिस्टर करवा सकते हैं। इसका सिंपल सा प्रोसेस है, ना कोई इंटरव्यू है जिसमें आपको लैंग्वेज बैरियर रहे। सिर्फ आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, या किसी कंसल्टेंट से आप डिस्कस कर लें, अपनी प्रोफाइल चेक करवा के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। ऑनलाइन इसका सारा प्रोसेस है, एम्बेसी को पोर्टल पर शेयर करें, अपने बायोमेट्रिक करवाएं, उसके बाद एम्बेसी 20-25 डेज़ में आपको रिस्पॉन्स कर रही है, 25 दिन के अंदर। और अभी सबसे बड़ी बात जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है, इसके ना पिछले 3-4 सालों में वीज़ा रेशो बहुत ख़राब रही है कि इसके ऑटो जनरेटेड रिफ्यूज़ल आते रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, बहुत ज़्यादा लोग जिन्होंने असाइलम ले लिया हुआ था या जो विज़िट पे गए थे वो वहाँ पे वर्क के लिए उन्होंने अपना प्रोसेस कर दिया हुआ था, उनको अभी PR मिला है, उनको वहाँ की गवर्नमेंट ने अकोमोडेट किया है। तो अभी जो है वो सितंबर 2024 से इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आ गए, इसका वीज़ा एक्सटेंड हुआ है और अभी इसकी वीज़ा सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छी चल रही है, अच्छी जा रही है। तो ये 25 दिन के अंदर वीज़ा लग जाता है, इस पे खर्चा कितना आता है विजिट वीज़ा की? देखिए, विजिट किसी भी कंट्री का ना एम्बेसी फ़ी है, वो जितनी भी इनकी एम्बेसी फ़ी बन रही होगी आप इनके वेबसाइट पे जाकर चेक करें, अप्रॉक्सीमेटली 50,000-60,000 के करीब 60,000 ये होगी जी, लाख रुपया जी। इसके अलावा इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, सिर्फ हम अपनी कंसल्टेशन चार्ज, इसका कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आइल्स की जरूरत होती है। विजिट वीज़ा होता है, विजिट के लिए आपकी एजुकेशन की, आपकी आइल्स की, आपके अदर कोर्सेज की या सर्टिफिकेट्स की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप एज अ टूरिस्ट, एज अ विजिटर जा रहे हैं, सियाह के तौर पे जा रहे हैं उनका कंट्री एक्सप्लोर करने के लिए। तो वर्क परमिट भी होते हैं ऑस्ट्रेलिया के? हर कंट्री का वर्क परमिट होता है, लेकिन जब एक कंट्री आपको इस फैसिलिटी दे रहा है कि आप विजिट पे आएँ, मल्टीपल एंट्रीज़ है, यहाँ पे आप डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी से कांटेक्ट करके यहाँ पे वर्क के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि ये किया जा सकता है बिल्कुल, कि इतने मिनिमम एक्सपेंस में आप वहाँ पे वर्क के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। रिफ्यूज होने के कितने चांसेस होते हैं? देखिए, रिफ्यूजल हर कंट्री का आ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कहूँगी कि रिफ्यूजल नहीं आ सकता है। सच बात की है, ये कोई भी नहीं करता। रिफ्यूज़ल हर पर्सन का भी आ सकता है, कुछ बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है, करोड़ों की बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री होता है, उनका भी रिफ्यूज़ल आ जाता है। कुछ फ्रेश पासपोर्ट होते हैं, बहुत मिनिमम सा बैलेंस होता है, उनका भी अप्रूवल आ जाता है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप एम्बेसी को अपनी इन्फॉर्मेशन कितनी परफेक्ट पुट करके दे रहे हैं। अभी तो ऑस्ट्रेलिया ने इतना नॉर्मलाइज कर दिया वो चीज़ों को कि अगर आपका कोई एक पेपर मिस भी है, आपको पहले मेल करते हैं कि ये पेपर आपका मिस है, इसको प्रोवाइड करें, उसके बाद रिस्पॉन्स दिया जाएगा। यानी कि बड़ा अच्छा है, यानी कि ये तो करना ही नहीं चाहते रिजेक्ट आपको। तो ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाना चाहते हैं, और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े टाइकून हैं। मैं एक तो हमजा मजीद साहब को मैं जानता हूँ, लॉर्ड स्काई का एक बहुत बड़ा वो लेकर आए हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में उनका बिजनेस काफ़ी चल रहा है। तो काफ़ी लोग हैं पाकिस्तान से, न्यूजीलैंड भी क्या अभी बता रहे लोग जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड का क्या प्रोसीजर है और उसका किस तरह किया जा सकता है प्रोसीड? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक ही चीज़ है, क्योंकि समटाइम लोग ऐसा होता है कि अपना रूट ही एक बना लेते हैं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, 5-6 दिन ऑस्ट्रेलिया विजिट करूँगा, 10-12 दिन न्यूजीलैंड रहूँगा, फिर वापस आ जाऊँ, कि एक ही रूट इनका चल रहा होता है। न्यूजीलैंड की अभी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका वीज़ा भी लॉन्ग टर्म का ही है, समटाइम 1 ईयर का मिल रहा है, समटाइम 2 ईयर्स का मिल रहा है, लेकिन इसकी मल्टीपल जो एंट्रीज़ हैं वो थोड़ा लंबे अर्से की, यानी कि 6-6 माह की आपकी हर एंट्री है। 6 मंथ आप वहाँ पर पहली दफ़ा जाने पर स्टे कर सकते हैं, उसके बाद आप एग्जिट करें और फिर आ जाएँ। जी बिल्कुल। और इसका ना तो कोई इंटरव्यू है, ना इसके कोई बायोमेट्रिक है, ना फाइल सबमिशन है, इसका सिर्फ बायोमेट्रिक भी नहीं है जी, इसका कुछ भी नहीं है। इसके पहले बायोमेट्रिक होते थे, कराची जाना पड़ता था, लेकिन जिसकी वजह से फिर इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा कम जाती, क्योंकि यहाँ से एक बंदा मोस्टली एप्लीकेशंस पंजाब की होती है, पंजाब के बंदे के लिए वहाँ पे कराची जाना बहुत मुश्किल था। वहाँ पे जो बायोमेट्रिक हो सकते सिर्फ कराची और हैदराबाद वालों के लिए आसानी थी। अभी इसके बायोमेट्रिक वेव ऑफ हो चुके हुए हैं, यानी कि कोई फाइल सबमिशन नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई बायोमेट्रिक नहीं है। एम्बेसी को अपनी एप्लीकेशन भेजें और फिर अपना सिर्फ रिस्पांस का वेट करें, और इसका टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, 20 दिन का टाइम लग रहा है। अच्छा, ये जो हम USA की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें और न्यूजीलैंड की बात करें, इनके ये ई वीज़ा मिलते हैं या पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा लगता है वो मिलता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों का ई वीज़ा है, जबकि USA का जो है वो आपका स्टिकर वीज़ा, ये पासपोर्ट के ऊपर आपका स्टिकर होता है। क्योंकि लोग इस पे भी कर रहे होते हैं। अब कनाडा का वीज़ा जी 3 दिन के अंदर मिल जाता है,
तो वो क्या करते हैं कि वो जो ऑनलाइन वीज़ा जो मिलता है ई वीज़ा, वो भी कनाडा का मिल जाता है। कनाडा का विजिट वीज़ा कभी भी ऑनलाइन नहीं रहा है, ना ही इसका वीज़ा अभी तक ऑनलाइन है। इसका स्टिकर वीज़ा ही आता है और पासपोर्ट पे ही स्टिकर होता है। ये सुन लें, कनाडा की हम बात जी करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और कनाडा जो है सेटलमेंट के हवाले से एक बहुत ही अच्छा कंट्री रहा है। इसका वीज़ा की जो कैटेगरी है वही पाकिस्तान से आपको TRC वीज़ा मिलता है। बाकी जितने भी कंट्रीज़ हमने डिस्कस किए हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनका हमें TRC वहाँ जाके अप्लाई करना पड़ता है, जबकि कनाडा का पाकिस्तान से ही TRC वीज़ा मिलता है, जो वहाँ पे जाके आपका PR में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कनाडा भी इजी है। देखिए, ये जो जितने भी कंट्रीज़ हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनमें सिर्फ जो टफ हमें लेके चलता है वो USA चलता है, क्योंकि एक तो उसकी अपॉइंटमेंट बड़ा डिले हो जाती है, दूसरा उसका इंटरव्यू बेस पे वीज़ा चला जाता है। बाकी जो हमने 3 कंट्रीज डिस्कस किए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये इनका टोटली ही ऑनलाइन बेस्ड वीज़ा है। सिर्फ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के आपको बायोमेट्रिक करवाने पड़ते हैं, न्यूजीलैंड के बायोमेट्रिक भी नहीं है। तो इनके सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अप्लाई करें पोर्टल पर, और उसके बाद एम्बेसी की तरफ से सिर्फ रिस्पॉन्स का खुद करने से गलतियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। आप खुद अप्लाई कर रहे हैं और आप मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स किए जाते हैं। इससे अच्छा कि कोई उस्ताद ढूंढ लें, और जहाँ उस्ताद भी तो सही नहीं ना मिल रहे। हाँ, ये तो अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना जो है वो स्ट्रगल करके जो है वो एक कंसल्टेंट तक पहुंचते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी सिर्फ ये सुनना चाहते हैं, कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट हमसे ये बोले 100% मैंने वीज़ा देना ही देना है, आपको 100% वीज़ा लग जाना है। हमारे पास भी क्लाइंट आते हैं, उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं, ये चीज़ें अपनी तरफ से हमने कोई कमी नहीं छोड़नी होती है। लेकिन हर पेपर कंप्लीट करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मुझे 100% वीज़ा मिलना ही मिलना है। हमने तो अपनी पूरी स्ट्रगल करनी है, क्योंकि हमारे बिहाफ पे 1% को अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, पीछे उसके 10 लोग आएंगे, इनके रेफरेंस बेस पे चल रहा होता है। अच्छा फ़ायज़ा, मुझे ये बता दें, स्टडी वीज़े को लेके हमारे वालिदैन बड़े ज़्यादा कंसर्न होते हैं उनके बच्चों को, वो UK में, USA में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, यहाँ तक कि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया। जर्मनी इस हवाले से बेस्ट है, ठीक है, और लोग वहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और लोगों को समझ नहीं आ रही होती और पैसा भी इतना ज़्यादा है, तो क्या मतलब कम पैसों में भी हो जाता है? अब शेंजन में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं, असल में आपकी जो एजुकेशन होती है ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। अगर हम अमेरिका, कनाडा या UK की तरफ जाते हैं, स्टडी में आप अगर कम एक्सपेंस पे जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप बेस पे जाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट में चला जाए, तो इसमें शेंजन आपके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। उसमें से आपने डिस्कस किया, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, बाकी उनके लिथुआनिया वगैरह है, लग्जमबर्ग है। हाँ। ये कंट्रीज़ हैं, सर्बिया वगैरह, ये जो छोटे कंट्रीज चले जाते हैं, यहाँ पे आपकी जो है एजुकेशन की कॉस्ट काफ़ी कम पड़ जाती है, जो मिनिमम से मिनिमम होती है। हम ये कह सकते हैं कि जितना हमारा पाकिस्तान में एक्सपेंस आएगा स्टडी के लिए, इतना इन कंट्रीज़ में चला जाता है। वो कंट्री का नाम लिया, लग्जमबर्ग? जी, लग्जमबर्ग। उसका लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, 99% है। मैंने उसको किया हुआ है जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी दौर में था, वाकई वो बहुत अच्छा, उधर तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर ये होता है कि यहाँ पे आपको काम के ऑप्शंस भी इजीली मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स जो यहाँ से जाते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं, पेरेंट्स इस पर्पज़ के लिए भी भेज रहे होते हैं कि हमारे बच्चे चले जाएं वहाँ पे स्टडी भी कर लें, कुछ साथ में इनको आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए, वहाँ पे कुछ वर्क भी कर लें, तो लैटविया वगैरह में आपको काम भी इजीली मिल जाता है। अच्छा फ़ायज़ा, मुझे ये बता दें कि कितना खर्चा रिक्वायर होता है वैसे अंदाज़न एक स्टडी वीज़े के लिए किसी भी यूरोप के कंट्री में? अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम भी एक्सपेंस देखें यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो आपका अंडर 5 to 10 लाख आपका टोटल एक्सपेंस हो जाता है बस, जी, वीज़ा समेत। जी बिल्कुल। बाकी फीस तो उन्होंने अपनी देनी है, वो अलग है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, इसमें टोटल ही सब कुछ इंक्लूड होता है। इनकी वीज़ा फीस बहुत कम होती है। मोस्टली एक जो कंट्रीज़ हैं ये स्कॉलरशिप बेस पे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। 5 से 10 लाख, और वीज़ा कितनी देर में मिल जाता है? अगर आपने तो शुरू करना है मेरे ख्याल 3 to 4 मंथ के अंदर टोटल ये इनके ना इनटेक्स होते हैं। हर यूनिवर्सिटी का, हर कंट्री का अपना इनटेक होता है। कुछ जो है 6 मंथ का इनटेक ले रहे होते हैं, कुछ आपका फॉल इनटेक कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद चीज़ें ये भी स्टूडेंट वीज़ा की जो डिले होती हैं, ये भी स्टूडेंट अपॉइंटमेंट्स पे चली जाती हैं चीज़ें। 5 से 10 लाख में स्टडी वीज़ा, आप चेक कर लें कि लोग लाखों रुपया आपसे चार्ज कर रहे हैं और करते कुछ भी नहीं है, बल्कि वहाँ से ऑफिस वो उन्हीं पैसों से नया ऑफिस बना लेते हैं किसी दूसरे शहर में जाके, वो अपना बिजनेस जो है वो इसी तरह चला रहे हैं और लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो फ़ायज़ा, आप मुझे ये ना हमारे नाजरीन को बता दें कि मुझे लगता है कि मैंने इनसे पहले भी इंटरव्यू किया है और काफ़ी ज़्यादा मैंने इनको देखा भी है और ख़ुद हिडन तौर पे भी मैंने बड़ा ऑब्ज़र्व किया है, तो बड़ी क्रेडिबल ख़ातून है।
और मतलब कि मुझे नहीं लगा अभी तक कि कहीं भी, एक तो टू दी पॉइंट बात करती हैं, ठीक है, बड़ा अच्छे तरीके से समझाती हैं और बता देती है कि भाई ये काम 100% तो कोई भी नहीं कहता, जो 100% कहता है वो 2 नंबर ही होता है। तो ये बड़ी क्लियर है, ठीक है, और अपने क्लाइंट के साथ भी बिल्कुल क्लियर है। अपना एड्रेस बता दें हमारे नाज़रीन को और अपना नंबर भी बता दें। जी जो आउट ऑफ कंट्री से लोग हैं वो हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारा 0312495533, इस पे व्हाट्सएप भी है, फ़ोन नंबर भी इसी पे कॉल कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। मॉडल टाउन लिंक रोड पे हमारा ऑफिस है, FK वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से। ठीक है, FK वीज़ा, ये किस लिंक रोड पे, किस जगह पे? लिंक रोड न्यू लिबर्टी टावर प्लाजा में है, 2nd फ्लोर पे, 26 ऑफिस नंबर। ठीक है, अपना नंबर एक बार फिर बता दें, हमारे नाज़रीन बड़ा पूछते हैं। 0312495533, इस पे व्हाट्सएप भी है। सेकंड नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 0315495533। आपके कोई फेसबुक पेजेस हैं, वहाँ से भी हो सकता है, 2 नंबर फेसबुक पेज भी बन जाता है ना? जी बिल्कुल, FK वीज़ा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड का हमारा पेज चल रहा है, उसके सब्सक्राइबर जो हैं वो 60K के करीब हैं। बाकी हमसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा फेक पेजेस भी चल रहे हुए हैं जहाँ पे हमारी वीडियोस को पोस्ट किया जाता है। तो ऐसे लोग ये कहते हैं कि एक दफ़ा ऑफिस विजिट कर लें या डायरेक्ट जो नंबर मैंने बोले हैं इन पे कांटेक्ट कर लें। आपका चेहरा याद कर लें, आप मेन चेहरा है FK बिल्कुल, जी बिल्कुल। बाकी मैंने आपको बताया कि हमारी वीडियोस लोगों ने अपने पेजेस बना के वहाँ पे भी पोस्ट की वहाँ पे भी किया, अपना काम चलाया। जी बिल्कुल, तो सिर्फ ये जो नंबर मैंने बोले हुए हैं इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके डायरेक्ट ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं। मतलब किसी भी मुल्क के लिए हमने जब भी बाहर जाना है, यूरोप की बात करते हैं स्पेशली, यूरोप, अगर एक ही किसी कंट्री यूरोप का लग गया वीज़ा तो वो बाकी तमाम 27 और 29 मेरे ख्याल से हैं, उधर जा सकता है बंदा। बिल्कुल, शेंजन इस टाइम पे बहुत अच्छा है और शेंजन में लोग हमेशा से जाना चाहते हैं यूरोप में। ये जो जितना भी यहाँ से हम लाहौर से बाहर निकलते हैं, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, ये जितने भी एरियाज़ के लोग हैं ये हमेशा से ही यूरोप जाना चाहते हैं। यूरोप में भी इस टाइम पे स्पेन, इटली, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है। लग्जमबर्ग की अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। एक्चुअली इसमें शेंजन में पूरे 27 to 29 यूरोपियन कंट्रीज़ ही आते हैं, लेकिन मसला सिर्फ इसकी अपॉइंटमेंट्स पे आ जाता है। सम टाइम कुछ कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट होती हैं, कभी किसी कंट्री की ओपन हो जाती हैं, लेकिन अभी जो रेशो चल रही है वो स्पेन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया और ग्रीस, इनकी बहुत अच्छी रेशो चल रही है, इनमें अप्लाई करें। इटली की भी? हाँ जी, इटली की भी। इटली की तो पहले अपॉइंटमेंट मिलती ही नहीं थी पिछले 3-4 सालों में, और मिल भी रही थी बहुत कॉस्टली, 4-4, 5-5 लाख की मिल रही थी। अभी तो बहुत मिनिमम कॉस्ट में 50, 60, 70 हज़ार के करीब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है इजीली, और विद इन वीक्स आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाती है। बड़ी काम है, और उसमें इंटरव्यू होता है मेरे ख्याल से। इटली का तो ये है कि अगर इटली का वीज़ा आपको मिल गया तो बाकी यूरोप कंट्रीज भी घूम सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने स्पेन, नॉर्वे वगैरह की बात की है, इसमें भी अगर आप, ये यूरोप में ही आते हैं, सिर्फ आपने लैंड इस कंट्री में करना है जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट है, आपकी एप्लीकेशन गई हुई है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे आप किसी भी अदर कंट्री में जा सकते हैं, जैसे कि पूरा पुर्तगाल घूम सकते हैं आप, फ्रांस जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, पूरा 27 कंट्रीज आप विजिट कर सकते हैं। पेपर्स में क्या क्या चाहिए किसी भी कंट्री को अगर हम करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, और पैसे आपने बता दिए ताकि फिर भी लोगों को पता चल जाए। डॉक्यूमेंट्स बहुत मिनिमम से चाहिए होते हैं, पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC, मैरिड हैं तो अपना MRC, आपने ये सारी FRC, MRC इनको आप फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा लें। आपकी पिक्चर्स होंगी, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है, बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट बहुत मिनिमम से रिक्वायर्ड होती है। बैंक स्टेटमेंट का जो एक्सपेंस है आपका तकरीबन समझ लें कि आपने क्लोजिंग शो करवाना होता है 1 मिलियन तक सिंगल पर्सन के लिए। पासपोर्ट साइज जो तस्वीरें होती हैं वो थोड़ा सा ना एडिटिंग की होती है हमारे नौजवानों ने, ठीक है, चेहरा साफ हो तो वो उससे भी रिजेक्शन हो जाती है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, लेकिन इतना भी फेक ना हो जाए ना कि आपका ID कार्ड और पासपोर्ट से वो मैच ही ना कर रहा हो। ID कार्ड पे तो फिर बहुत अच्छी तस्वीर होती है। ये तो है। वैसे खैर ये चीज़ें सारी बता दी हैं। तो वैसे अगर यूरोप की बात करें तो वो 1 महीने के अंदर हो जाता सारा प्रोसेस? जी बिल्कुल, इसकी अपॉइंटमेंट मिलती है। अपॉइंटमेंट के बाद एम्बेसी तकरीबन आपको 30 वर्किंग डेज में रिस्पॉन्स कर देती है। शेंजन की हम बात करें, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ की भी रेशो काफ़ी अच्छी है, जिसमें रोमानिया है, सर्बिया है, बेलारूस है। ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी अभी रेशो काफ़ी अच्छी चल रही है, और रोमानिया तो भी शेंजन में भी जो है वो शामिल हो चुका हुआ है। इन तीनों कंट्रीज़ का आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इनकी रेशो बहुत अच्छी है और इनका एक्सपेंस बहुत ही कम आता है। इनकी एम्बेसी फ़ी भी बहुत कम है, तकरीबन समझ लें कि आप 30-40 हज़ार इनकी एम्बेसी फ़ी है।
सर्बिया वगैरह की तो इससे भी कम है, 20,000 के करीब भी है। लेकिन यह है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के हवाले से, आपको वर्क के हवाले से ये कंट्रीज़ बहुत अच्छे हैं कि इनको आपको रिस्पॉन्स भी जल्दी मिलता है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। सर्बिया, अल्बानिया, बेलारूस, इनका वर्क परमिट मार्केट में बहुत सेल हो रहा है जो बहुत फेक चल रहा है, और उस फेक वर्क परमिट का भी जो है वो 27 लाख 50 लाख रेट चल रहा है मार्केट में। तो सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो मैंने अभी 3 से 4 नाम लिए हैं, इनमें आप विजिट पे जाके अपना वर्क परमिट ले लें इजीली मिल जाता है। ये तो बड़ा आसान है। बिजनेसमैन के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि ये कंट्रीज अगर बिजनेसमैन अपना वीज़ा अप्लाई करता है, उसको डायरेक्ट वहाँ से इनविटेशन और बुकिंग खुद ही भेज देते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है, बल्कि ये तो सुनहरी मौका है। अच्छा, कुछ मिडिल क्लास लोग भी हैं जो यूरोप घूमना चाहते हैं अपनी बीवी के साथ, नए शादीशुदा जोड़े। अब कौन सा ऐसा यूरोप का कंट्री है जहाँ वो खर्चा भी कम हो, बीवी भी खुश हो जाए, खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिल जाए बीवी को? बंदा तो खुश हो ही जाता है जब यूरोप जाता है, औरत की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा मतलब कंट्री है जो आप समझती हैं, क्योंकि सारी बात है, एक्सपीरियंस है, आप डील कर रही हैं, सस्ता भी हो और वहाँ महंगाई भी इतनी नहीं हो? फैमिली के हवाले से अगर बात करें तो फैमिली मोस्टली प्रेफर करती हैं फ़्रांस और जर्मनी जाना। लेकिन मैंने आपको बताया कि सिर्फ इनका फ़्रांस और जर्मनी का फिर इंटरव्यू बेस पे वीज़ा चला जाता है और इसकी अपॉइंटमेंट का थोड़ा मसला हो जाता है। तो फिर फैमिलीज जो हैं वो इटली और स्पेन, इन दोनों कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ये सर्बिया वगैरह अच्छा नहीं है देखने वाला? अगर आप शेंजन में बात करें ना तो शेंजन, सर्बिया वगैरह ठीक है, लेकिन फैमिली विजिटर्स के हवाले से जो हैं ये स्पेन, इटली बहुत अच्छे ऑप्शंस रहे हैं। हाँ, इटली घूमा जा सकता है, तो खूबसूरत है, बेहतरीन है। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट और काफ़ी ज़्यादा मैंने डिटेल में जो है वो फ़ायज़ा साहिबा से बात की है और काफ़ी उन्होंने चीज़ें बताई हैं, क्लियर की हैं कि क्या क्या गलतियाँ वीज़ों में होती हैं। तो आपने भी, अगर आपकी कोई फैमिली में बैठा बंदा, ठीक है, वो जाना चाहता है, उसको ये वीडियो भेजें, वो वीडियो पूरी देखें और वीडियो को पूरी देखना है, मेरी रिक्वेस्ट है। जब पूरी नहीं देखेंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे, और जब आप पूरी नहीं देखते, दरमियान से देखते हैं या स्टार्ट के 5 मिनट देखते हो, नीचे कमेंट कर देते हैं, तो वो अपना एक्सीडेंट कर रहे होते हैं आप, क्योंकि आप बीच में घुस रहे होते हैं। तो बीच में ना घुसें, पूरा साथ चलें ताकि आपको हर स्टॉप का पता चल सके और मंजिल तक सही आसानी से आप भी पहुंच सके और हमारे लिए भी आसानी होगी आपको मंजिल तक पहुंचा सके। तो ये क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, तो इसको जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।